ओके। तो वो है टॉर्क। टाउ से डिनोट करते हैं हम इसको। अब बेसिकली ये है क्या चीज़? देखो, जो ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स रोल प्ले करता है ना, फोर्स रोल क्या प्ले करता है? ये ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इस स्टेट को ये चेंज कर सकता है। जो ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स का रोल होता है वही टॉर्क का होता है रोटेशनल मोशन में। तो टॉर्क क्या कर सकता है? टॉर्क रोटेशनल स्टेट को चेंज कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता है, उसकी स्पीड को कम, उसकी एंगुलर वेलोसिटी को कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, उसके डायरेक्शन चेंज कर सकता है रोटेशन की। तो ये सारे टॉर्क रोल प्ले कर सकता है। तो टॉर्क को हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक पॉइंट मास के लिए, अगर सिर्फ एक पॉइंट का हमको टॉर्क फाइंड आउट करना है तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं आर क्रॉस एफ, ठीक है। और हमें अगर रिजिड बॉडी के लिए चाहिए तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। देखो ये है ना, कुछ कुछ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन जैसा, ये है ना, ये उसका एनालॉगस है फोर्स का। तो रोटेशनल में मास को हम रिप्लेस कर देते हैं एंगुलर मोमेंटम से और एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ये कहानी। तो अब यहाँ पर हम इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर मैं इसको, इसका मैग्नीट्यूड देखूँ तो ये होता है एफ आर साइन थीटा, है ना। अब इसको हम आगे इस फॉर्मूले को और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टॉर्क की पॉइंट मास के लिए, ठीक है। तो फॉर पॉइंट मास, ठीक है, उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है, ये प्लेन, इस प्लेन में हम एक पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं। पॉइंट मास मान लो ये रहा, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं आर, और इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ। फोर्स और आर के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू हमको ऐसा दिखेगा, ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, यहाँ हम देख रहे हैं टॉप व्यू। वो जो पॉइंट मास है ना आर डिस्टेंस पर एक्स जेड प्लेन में, ये रखा हुआ है एम मास, और इस पर फोर्स लग रहा है एफ, और एफ और आर के बीच में है एंगल थीटा, है ना, ये एम मास है। तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा, टॉर्क मीन्स टर्निंग इफेक्ट। ये देखो, ये ना वाई एक्सिस के अबाउट टर्न हो रहा है, ये जो तुम्हारा मास है ये वाई एक्सिस के अबाउट टर्न होने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो टर्निंग इफेक्ट है वो हम नापते हैं आर क्रॉस एफ से। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट इज आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड आर। अब इसके कुछ हम अलग अलग फॉर्मेट देखते हैं। देखो क्या करो, फोर्स के दो कंपोनेंट कर लो यहाँ पर। फोर्स के हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक ये रहा एफ कॉस थीटा जो पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग है, और एक है एफ साइन थीटा जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड दिस इज रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो, ये एफ साइन थीटा जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, आर इंटू एफ थीटा, है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो
हमें कई बार क्वेश्चन में जो देखो घुमाने में ना एफ कॉस थीटा का कोई रोल नहीं है, एफ कॉस थीटा टर्निंग इफेक्ट में कोई काम नहीं करता, लेकिन ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये करता है। वो कैसे? देखो हमारे पास टाउ का फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब अगर हम केस 1 लें, अगर हम थीटा को 0 डिग्री ले लें तो साइन 0 होता है 0, तो टर्निंग इफेक्ट कितना हो जाएगा 0। मतलब तुम अगर रेडियल के अलॉन्ग फोर्स लगाओगे, जैसे मान लो तुम्हें एक डोर खोलना है, ये कोई डोर है, ये अपने हिंज के अबाउट रोटेट हो सकता है। अगर तुमने इस डोर को इसकी जहाँ तुमने फोर्स लगाया है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से पोजीशन है आर, अगर फोर्स को तुम आर के अलॉन्ग ही लगाओगे तो डोर टर्न ही नहीं होगा, वो तो ऐसे तुम खींचोगे, तो टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा 0। केस 2, अगर तुम थीटा 90 डिग्री लेते हो तो तुम्हें मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट मिलता है एफ आर के बराबर, ठीक है ना। जैसे ये तुम डोर को खोलने या बंद करने की कोशिश करते हो तो तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, तुम क्या करते हो कि सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो ताकि तुम्हें कम फोर्स में मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट मिले, ठीक है। ये केस हो गया 2। केस 3, अगर थीटा 180 डिग्री हो तो भी टर्निंग इफेक्ट 0 आएगा क्योंकि साइन 180 0। जैसे ये डोर है, तुम ऐसे फोर्स लगाओ हिंज की तरफ तो टर्निंग इफेक्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली टॉर्क टर्निंग इफेक्ट भी नाप रहा है, ठीक है। तो तुम देखो ये जो फोर्स का रेडियल कंपोनेंट है ना वो कोई रोल प्ले नहीं करता है ना, वो रोटेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता। एफ साइन थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट रोल प्ले करता है, वो घुमाता है चीज़ों को, है ना। तो ये हो गई एक बात। तो अभी हमने देखा टॉर्क इक्वल टू हमने आर और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और देखो, उसी डायग्राम में अगर हम देखें, ये हमारे पास वो एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वो एम मास है जिस पर एफ फोर्स लग रहा है, और ये आर इसका पोजीशन वेक्टर है। अब लाइन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा एक्सपेंड करो। अब क्या करो, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वहाँ से फोर्स पर एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डाल दो। मान लो ये एन पे कटता है ना, ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखो आर और फोर्स में थीटा एंगल है, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। अब ये जो राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा देखें तो इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ आर है, तो ओ एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी आर साइन थीटा। इस ओ एन को हम बोलते हैं लीवर आर्म। तो हम टॉर्क को ऐसा भी लिख सकते हैं एफ इंटू लीवर आर्म। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हमने देख लिए। हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले क्या देखे, या तो तुम वेक्टर वाले फॉर्मेट से जाओ और टॉर्क निकाल लो, या तुम आर इंटू टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स कर लो, या तुम फोर्स इंटू लीवर आर्म कर लो, ओ एन जो थी हमारे पास। तो ये 3 तरीके से हम पॉइंट मास के लिए टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए हम एक एक करके एग्जांपल इससे समझेंगे। पहले तो देखो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या तुम्हें? ऑडियो और वीडियो सब क्लियर है? और यहाँ तक समझ में आ गया हम टॉर्क अलग अलग तरीक़ों से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर इनटू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स से फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स इनटू लीवर आर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लीवर आर्म एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास एक्स और जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट मास रखा है, पोजीशन वेक्टर आर, और हमने उस पर फोर्स ऐसे लगा दिया एफ। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। फोर्स जिस लाइन के अलॉन्ग लगता है उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है वहाँ से लाइन ऑफ एक्शन पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट करो, ओ एन। इस ओ एन को हम बोलेंगे लीवर आर्म, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो देखो आर और एफ में एंगल है थीटा, तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा थीटा। ये मान लो पी है,
तो तुम ये राइट ट्रायंगल ओ पी एन देखो, इसमें तुम अगर साइन थीटा देखते हो तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हो गया आर, तो लीवर आर्म की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा। तो तुम्हारे पास जो ये टॉर्क का फॉर्मूला है ना, एफ आर साइन थीटा, इस आर साइन थीटा की जगह हम लीवर आर्म भी रख सकते हैं। कोई डाउट? क्लियर है? ओके। अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम। मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। हमने प्रोजेक्टाइल को 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर प्रोजेक्टेड किया, और इसकी ट्रेजेक्ट्री हम अगर देखें, मान लो ये ट्रेजेक्ट्री इसकी, ठीक है। जिस पॉइंट से इसको हमने प्रोजेक्टेड किया था वो है ओ, एक पॉइंट इसका हाईएस्ट पॉइंट के है, और ये हम मान लेते हैं एम, और जहाँ पर एक ग्राउंड से स्ट्राइक करता है वो हम मान लेते हैं एन, और एक पॉइंट पी और लेते हैं हम, पॉइंट हम ले लेते हैं मान लो 10, 20 मीटर, है ना, सब ऐसा यूनिट में लिया है। तो नंबर 1 हमें फाइंड आउट करना है, ये जब प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे तो टॉर्क जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता एच विथ रिस्पेक्ट टू ओ, है ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये जैसे तुम्हारा प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तब ये हॉरिजेंटली मूव करता है 20 cos 37 से, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाती है। इस पार्टिकल का मास हम मान लेते हैं 2 kg, ठीक है। तब हमें निकालना है कि जब ये एच पॉइंट पर हो तब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, है ना, इसका मोमेंट टॉर्क कितना होगा। दूसरा हमको फाइंड आउट करना है जब ये एन पॉइंट पे पहुंचे विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। तीसरा हमको फाइंड आउट करना है जब ये एच पर हो तो विथ रिस्पेक्ट टू एम पॉइंट। नंबर डी हमको टॉर्क फाइंड आउट करना है जब ये ओ पर है तो विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो हमें इन अलग अलग केसेस में फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले तुम्हें फर्स्ट वाला केस बता देता हूँ। देखो, तुम्हें अगर टॉर्क फाइंड आउट करना है ना जब ये एच पर हो तो विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस इस पे फोर्स जो काम कर रहा है वो, ठीक है। अब देखो, हमें आर चाहिए और फोर्स चाहिए, तो आर ये रहा पोजीशन वेक्टर तुम्हारे पास, ठीक है, एच की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक। अब इसमें देखो, ये जो डिस्टेंस है ना वो रेंज का हाफ होती है, r/2 आई कैप, और ये जो तुम्हारे पास होती है वो होती है एच मैक्स, इसकी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया। और फोर्स जो लगेगा, हमको मालूम है कि प्रोजेक्टाइल पर ग्रेविटेशनल लगता है फोर्स खाली, तो हम देखते हैं इसके पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा एम जी, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास अलग अलग ऑप्शन है, तुम इनमें से कोई भी, मैं सबसे पहले तुम्हें वेक्टर वाला तरीका बता देता हूँ, तुम्हें इसमें से जो भी सही लगता है वो कर लेना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एच की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और आर जो होता है वो क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे। तो यहाँ पर देखो एक्स जो तुम्हारे पास आएगा वो r/2 आई कैप प्लस वाई जो आएगा इट इज़ इक्वल टू एच मैक्स जे कैप, ठीक है। अब रेंज जो है हमको पता है, रेंज हम निकालते हैं u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी रेंज 2 u² मतलब 400 साइन 37 डिग्री मीन्स 3/5 और कॉस 37 डिग्री मीन्स 4/5 और जी का वैल्यू 10, ठीक है।
इसको 0 से 0 कैंसिल, 5 टाइम्स 8, तो रेंज आ जाएगी तुम्हारे पास 32 टाइम्स 6, 192/5। ठीक है, अब R/2 करना है तो 195/10 आई कैप प्लस एच मैक्स। एच मैक्स अगर हम निकालेंगे तो एच मैक्स हमारे पास होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यू स्क्वायर मतलब 400 साइन स्क्वायर थीटा माइनस मतलब 9/25 इंटू 20, तो 20 से ये हो जाएगा 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 180, इसको भी काट सकते हैं 5 4, तो 36/5। तो ये हो गया तुम्हारे पास एच की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। आर हो जाएगा 192/10 मतलब 19.2 आई कैप प्लस 36/5 जे कैप क्रॉस। अब देखो फोर्स जो है वो mg होता है, इस पर ग्रेविटी लग रहा है, और माइनस जे कैप, तो ये लग रहा है 20 जे कैप, तो -20 जे कैप। ठीक है, अब देखो आई क्रॉस जे, अगर हम देखें आई क्रॉस जे, तो ये है आई, ये है जे और ये है के। तो अगर आई क्रॉस जे करते हो तो के मिलता है, तो ये हो जाएगा -k। तो माइनस, अब इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। हमारे पास टॉर्क ऑब्जेक्ट का व्हेन इट इज एट एच विथ रिस्पेक्ट टू ओ इक्वल टू एच ओ क्रॉस एफ, ये हमारे पास था 19.2 आई और 36/5 7.2 प्लस 7.2 जे क्रॉस -20 जे। ठीक है, तो हमको ये वाला पता है आई क्रॉस जे क्या होगा। अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो के आता है, लेकिन ये माइनस का साइन है तो माइनस के हो जाएगा, तो -192 टाइम्स 2 के कैप, और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 334 के कैप न्यूटन मीटर, है ना। टॉर्क की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और मीटर। तो ये अब देखो नेगेटिव साइन, नेगेटिव के कैप इसकी डायरेक्शन है, ध्यान से सुनो। जितने भी एक्सियल वेक्टर होते हैं वो अगर एक्सिस के अलोंग क्लॉकवाइज, जैसे चीजें अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो एंगुलर, ये जो तुम्हारे पास एक्सियल वेक्टर होते हैं वो पॉजिटिव साइन होता है, और अगर चीज़ें क्लॉकवाइज घूमती हैं तो नेगेटिव साइन होता है। तो अभी तुम देखो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस था, यहाँ पर उसके ऊपर फोर्स लग रहा था ऐसे और आर था ऐसे। तो अगर हम फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ घूमते हैं तो हम कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है, देखो हमारे बाहर की तरफ तो है जेड पॉजिटिव और अंदर की तरफ है जेड नेगेटिव। तो अगर चीज़ें एक्स वाई एक्सिस में क्लॉकवाइज घूम रही है तो एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस कौन है, जेड, जेड के अलॉन्ग इनवर्ड, तो मतलब माइनस के कैप। तो देखो ये माइनस के कैप डायरेक्शन दिख रही ना। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल जब एच पॉइंट पर है तब वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसलिए एक्सिस के अलॉन्ग इनवर्ड हो जाएगा। तो पहले तो चेक करो यहाँ तक कोई डाउट।
यहाँ तक जितना मैंने तुम्हें समझाया कि जब प्रोजेक्टाइल एच पॉइंट पर हो तब ओ के रेस्पेक्ट में उसका टॉर्क कैसे निकालें, तो उसमें देखो कोई दिक्कत हो तो बताएं। ओके, तो एक तो ये हो गया मेथड, ठीक है। तो अभी एक बार फिर से देखो रिव्यू करते हैं। हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल था, हमने उसको ओ से प्रोजेक्टेड किया, वो एच पॉइंट पर पहुंचा, हमने उसका यहाँ पर अगर हमने निकालना चाहा उसका टॉर्क अबाउट ओ, तो हमारे पास हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, आर क्रॉस एफ, और हम उससे निकाल करके कितना लाए वैल्यू उसका 384 माइनस 384 के कैप। एक तो ये तरीका। फिर मैंने तुम्हें बताया एक दूसरा मेथड और होता है, तुम या तो एफ टेंजेंशियल कंपोनेंट इंटू आर कर सकते हो, ठीक है। तो अब तुम देखो, अब इस फोर्स जो फोर्स है उसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। देखो एफ और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो पहले देखो इसको को इनिशियल बनाना जरूरी है, हम आर को आगे ले जाएंगे तो ये एंगल बन रहा है इनके बीच में थीटा, ठीक है। तो मैं इसका एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और एक इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कर देता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। तो ये वाला कंपोनेंट तो फेल हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट काम करेगा। अब तुम ध्यान से समझो कि आर और एफ में जो टोटल फोर्स है, अच्छा चलो ये वाला तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं दूसरा वाला फॉर्मूला बताता हूँ तुम्हें, इससे मत करो क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हमारे पास एक आसान तरीका है, एफ इंटू लीवर आर्म। तो हम पहले लीवर आर्म खोज लेते हैं कि लीवर आर्म का वैल्यू कितना है। तो देखो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम प्लॉट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर ये जाएगा ओ एन, तो ये इसकी हो जाएगी लीवर आर्म। लीवर आर्म कितनी है हमारे पास, आर बाय टू आई कैप। तो अब ऐसा कर सकते हैं, फोर्स हमारे पास था -20 J, हमको आर क्रॉस एफ करना है, तो हम पहले एक काम भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट वैल्यू भी लिया है, या पहले लीवर आर्म का वैल्यू रख देते हैं आर बाय टू आई कैप क्रॉस -20 जे कैप, ऐसे भी कर सकते हो तुम डायरेक्ट ना, क्योंकि जे क्रॉस जे तो अपने आप ही जीरो हो जाता है। तो और आर बाय टू की हमारे पास वैल्यू थी 192 डिवाइडेड बाय टू, तो 19.2। ओके, तो ये थी 19.2 आई कैप -20 जे कैप, और आई क्रॉस जे होता है के, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के कैप, और ये हो जाएगा हमारे पास 483 माइनस के कैप न्यूटन मीटर। तो देखो मैंने दूसरा तरीका तुम्हें बताया, तुम लीवर आर्म से भी कर सकते हो, हम उससे भी इससे जा सकते थे। तो ये दो अलग अलग मैंने तुम्हें तरीके बता दिए। अब तुमको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, तुम इसको ट्राई करो। जब ये एन पर पहुँचे, जब हमारे पास प्रोजेक्टाइल एन पर पहुँच जाता है, तब उसका ओ के रेस्पेक्ट में निकालना है तुम्हें। तो अभी हम तुमको एक बार ट्राई करना है क्वेश्चन, इसका जो बी पार्ट है, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ये जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है एन पर, तब तुम्हें टॉर्क निकालना है, जब वो एन पर हो तो विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकालना है, ठीक है। तो मतलब एन की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस फोर्स। एक बार ट्राई करें फिर मैं बताता हूँ इसको। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे हम। देखिए ये जो पोजीशन वेक्टर है ओ एन, ये है एन की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तुम देख सकते हो क्लियरली ये रेंज इनटू आई है, तो हम इसको ऐसा करेंगे, रेंज आई कैप क्रॉस -20 जे कैप। ओके, रेंज था हमारे पास 192/5 आई कैप क्रॉस -20 जे कैप।
आई क्रॉस जे हो जाता माइनस के, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स 4 माइनस 8 556 के कैप न्यूटन मीटर। चेक करो तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग, और अगर कोई डाउट है तो पूछें। नेक्स्ट सी पार्ट में तुमको फाइंड आउट करना है एच पॉइंट पर जब ये हो तब एम के रेस्पेक्ट में। तो सी आपको फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं हम लोग। जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे था तब उसका एम के रेस्पेक्ट में हमको निकालना है। मैं आपको फिर थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ और ट्राई करें। सेवन 68 एक बार चेक करता हूँ मैं। हाँ करेक्ट 768 होगा। ठीक है, आप लोगों ने ये ट्राई करना है। ओ के रेस्पेक्ट में नहीं, एम के रेस्पेक्ट में। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। देखो एच की पोजीशन, देखो ये क्या होगा, एच की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एम क्रॉस एफ। तो एम की रेस्पेक्ट में एच की पोजीशन के लिए ये जाएगा तुम्हारे पास आर, एच की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एम, और फोर्स नीचे की तरफ। तो तुम देखो ये जो है एच मैक्स, ये है एच मैक्स के बराबर, और जे कैप क्रॉस -20 जे कैप, और जे क्रॉस जे क्या हो जाता है 0। तो इतना न्यूटन मीटर। चेक करें कोई डाउट, और तुम्हारा अगर आंसर राइट है तो राइट बताएंगे। ओके गुड। अब डी जो पार्ट था, डी में हमको क्या करना था, टॉर्क जब पार्टिकल ओ पर हो तो, और पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, पी पॉइंट 10, 20 है ना। तो एक बार आपने ट्राई करना इसको, डी को। डी में क्या है, ये प्रोजेक्टाइल जब ऊपर हो, जब हम इसको प्रोजेक्टेड कर रहे हैं तब कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट 10, 20 पर है। तो तुम्हें टॉर्क व्हेन पार्टिकल इज एट ओ विथ रिस्पेक्ट टू पी फाइंड आउट करना है। आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसको।
ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे, ध्यान से समझें। यहाँ हमको चाहिए पोजीशन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू पी क्रॉस एफ। अब ओ की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पी कैसे आती है? ओ के कोऑर्डिनेट माइनस पी के कोऑर्डिनेट। ओ के कोऑर्डिनेट तो 0 है, कॉमा 10i प्लस 20j, तो ये हो जाएगा -10i -20j। ओके, तो माइनस, तुम 10 कॉमन निकाल सकते हो, -10i प्लस 2j क्रॉस -20j। ठीक है, तो i क्रॉस j के बनता है, लेकिन दोनों माइनस माइनस है तो 200 के कैप, और j क्रॉस j 0 हो जाता है, तो इतना न्यूटन मीटर। तो देखो p के रेस्पेक्ट में जो ये पार्टिकल है तुम्हारा, ये जो फोर्स है, तुम फर्स्ट से 10,2 तो यहाँ कहीं पर होगा, तो इसके यानी ये तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर है u r, ये हो गया r। अब हमको डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में घूमो। तो फर्स्ट से सेकंड की डायरेक्शन में घूमोगे तो तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। तो एक्स वाई प्लेन में अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो पॉजिटिव के कैप हो जाएगी डायरेक्शन, जो कि हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो क्लियर है, और आंसर तुम्हारा राइट है या रॉन्ग, दोनों बताएं। क्लियर एंड करेक्ट है तो सी करेक्ट है तो सी लिख दो। ओके, अच्छा, करेक्ट और क्लियर का दोनों सी है, तो इसलिए तुम करेक्ट के लिए सी टी, अच्छा इनकरेक्ट, ओके ठीक। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट जो है इट इज 20 मीटर। ये ओ पॉइंट जो है वो बिल्डिंग का बेस है। ठीक है, हमने बिल्डिंग से एक सर्टेन हाइट अवे यहाँ पर कोई स्टोन ड्रॉप किया है ना, मास है 2 kg, और इससे कितना दूर, इससे करीब 5 मीटर अवे। तो तुम्हें टॉर्क फाइंड आउट करना है ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू बेस ऑफ बिल्डिंग, पी का विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये टॉर्क फाइंड आउट करना। तो मैं आपको अभी कुछ टाइम देता हूँ, आप सोचें, ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा इसको। ट्राई कर चुके होंगे आप, चेक करेंगे। सुने, अभी मान लो जिस पॉइंट पर हमने छोड़ा था उस पे ही हमको निकालना है। तो ये हो गया आर और ये हो गया एफ। एफ है -20j, अगर मैं इसको वाई मान लूँ और इसको मैं अगर एक्स मान लूँ तो अभी देखो मैंने तुम्हें बताया कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तुम अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डालते हो तो ये लीवर आर्म बन जाता है। तो अगर अभी तुम यहाँ पर लीवर आर्म देखो तो लीवर आर्म है तुम्हारे पास 5i कैप, तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं इसको, लीवर आर्म क्रॉस फोर्स। तो लीवर आर्म है 5i क्रॉस -20j, आई क्रॉस जे होता है के, तो -k कैप। ठीक है, तुम देख सकते हो
ओ के रेस्पेक्ट में इसके घूमने की टेंडेंसी कैसी है, क्लॉकवाइज। ये तुम आर को एक्सपेंड करो, आर से फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ घूमो तो तुम क्लॉकवाइज घूमोगे, और अगर एक्स वाई प्लेन में तुम क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो डायरेक्शन माइनस के कैप हो जाती है। क्लियर है? अगर तुम्हारा आंसर करेक्ट है तो बताएं। ओके, क्लियर है अभी? ठीक। नेक्स्ट अब हम रिजिड बॉडी के लिए देखते हैं। मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है हमारे पास, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये एन पार्टिकल से मिलके बनी है। मान लो फर्स्ट पार्टिकल, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं। ये सेकंड पार्टिकल, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर टू मान लेते हैं। ये nth पार्टिकल, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम आर एन मान लेते हैं। ये मान लो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो ये वाले पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में घूम रहे होंगे। ये आर वन के, ये आर टू के, और ये आर एन के सर्कल पाथ में घूम रहा है। और हमको पता है कि जो, अगर मान लो ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से घूम रहा है, अल्फा से घूम रहा है, तो इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है ना, वो चेंज हो रही है। तो उस केस में हमको पता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में घूमता है तब उसके दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल जो डायरेक्शन बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक टेंजेंशियल जो उसकी स्पीड बदलने के लिए। अगर स्पीड बदलेगी तो ओमेगा भी बदलेगा, क्योंकि अल्फा है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब अल्फा जो होगा, ये जो होता है तुम्हारे पास अल्फा क्रॉस आर के बराबर होता है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अल्फा क्रॉस आर के बराबर होता है। तो ये अभी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है। ठीक है, अभी हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये मगर मान के चलें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो तुम देखो एटी जो है वो माइनस जेड, चलो अच्छा उसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर आगे चलते हैं। अब फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क, अब इस सिस्टम का जो टोटल टॉर्क निकालूंगा वो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के टॉर्क का वेक्टर सम होगा। ठीक है, अब अगली बात, तुम देखो सभी के टॉर्क की जो डायरेक्शन है ना, देखो टॉर्क क्या है, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ना एक्सिस के अलोंग होती है, या तो टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर होगी या टॉर्क की डायरेक्शन नीचे होगी। हम अगर इसको ऊपर से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर एक्सिस के अबाउट घूमता है तो डायरेक्शन अपवर्ड होती है। तो मतलब इन सभी पार्टिकल के लिए, सारे पार्टिकल के लिए जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं अभी जो वेक्टर साइन है इसको ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है, तो मैं अब इसको मेरे लिए अलग अलग डायरेक्शन के बजाय सबको जे ही मान करके एक ले लेता हूँ ना। टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि इधर ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा इसको, तो आर, देखो आर और एफ में एंगल है 90 डिग्री, तो आर वन एफ वन इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो मेरे पास टॉर्क हो गया आर वन, एफ वन को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये हो गया। तो हम इसको और आगे करें तो आर एन एम एन ए एन। ठीक है, अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा आर होता है, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ अल्फा आर वन। सभी का देखो अल्फा सेम है, एंगुलर एक्सेलरेशन सभी पार्टिकल के लिए सेम है, तो मैंने अल्फा के नीचे कोई सब्सक्रिप्ट यूज नहीं किया हुआ है, आर एन एम एन अल्फा आर एन। ठीक है, इनमें से मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, यह बचता है एम वन आर वन स्क्वायर,
और mn/rn²। और तुम देखो ये है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। mr² क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट का सेकंड का, तो ये हो जाएगा अल्फा आई। और मैं इसको अगर ठीक से लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो स्केलर है, तो ये हो जाएगा। तुम देखो ये एक्सप्रेशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन जैसा है, तो ये एनालॉग है रोटेटरी का, ट्रांसलेटरी का इन टर्म ऑफ रोटेटरी। तो रिजिड बॉडी के लिए तुमको ध्यान रखना है कि टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा। देखो यहाँ तक क्लियर है के बाद फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले चेक कर लें। ओके, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सुने ध्यान से क्वेश्चन। मान लो एक रॉड है हमारे पास, एक थिन रॉड है, उसका एक एंड हमने हिंज कर रखा है, मतलब यहाँ पर उसको हमने इसके अबाउट वो रोटेट कर सकती है। और अभी हम अपने वेक्टर के लिए एक्सिस भी प्लॉट कर लेते हैं। मान लो ये है वाई एक्सिस और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई ना। रॉड ऐसे रोटेट कर सकती है एक्स वाई प्लेन में। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो जो टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी वो माइनस जेड के अलोंग, नहीं एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो प्लस जेड के अलोंग, मतलब बाहर की तरफ, है ना। ये हमारे पास जेड है। और अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम इसको तो माइनस जेड की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी रॉड की हम लेंथ ले लेते हैं, मान लेते हैं इस रॉड की लेंथ हम ले लेते हैं, मान लो एल, और इसका मास है कैपिटल एम। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स मैंने लगाया इसके मिड पॉइंट पर, इस रॉड से 37 डिग्री पर 10 न्यूटन का, ये मैंने फोर्स लगाया 1। ठीक है, एक फोर्स में लगा रहा हूँ ऐसे F2 20 न्यूटन का। एक फोर्स में ऐसे लगा, मतलब सारे एक साथ नहीं, मैं सारे एक साथ भी लगा सकता हूँ या अलग अलग भी, तो मैं भी अलग अलग लगा रहा हूँ। मान लो ना F3 में लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, लेकिन इस रॉड के लेंथ से परपेंडिकुलर। तो हमको पता करना है इन सभी केसेस में, फर्स्ट केस में टॉर्क कितना है, और इन सभी केस में हमको टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जिस वक्त ये फोर्स लगाया है ना, हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में, तीनों केस में हमको टॉर्क और अल्फा फाइंड आउट करना है। तो मैं तुम्हें पहले फर्स्ट वाले केस का बता देता हूँ। तो देखो टॉर्क इक्वल टू होता है एफ आर क्रॉस एफ, या तो ये करो या फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट, मतलब जो आर से परपेंडिकुलर काम कर रहा है, इनटू आर करो, या एफ इनटू नॉर्मल रिएक्शन करो। ये तीन तरीके हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी यहां पर अगर हमने फोर्स लगाया तो हम फोर्स के दो कंपोनेंट कर लेते हैं फर्स्ट केस में। एक, देखो अब ये तो हो जाएगी हमारे पास आर, और एफ का रेडियल कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 37, और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 37। और देखो ये वाला जो F1 फोर्स है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो मतलब प्लस के कैप। तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ पहले टॉर्क की वैल्यू। इसका जो हमारे पास ये 10 sin थीटा वाला कंपोनेंट है ना, 10 इंटू 3/5 मतलब 6, तो 6 इंटू आर जो है इसके मिड पॉइंट पे लगाया था मैंने। अच्छा मैंने इसकी वैल्यू नहीं दी। मान लो ये 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है ना, रॉड हम मान लेते हैं कि 10 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो 5 पे लगाया हमने तो हो जाएगा 5 और के कैप।
एक तो मैं डायरेक्ट भी ऐसा कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं। तो ये हो जाएगा 30 के कैप न्यूटन मीटर, एक तो ये तरीका हो गया। या तुम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी ले जाना चाहते थे, तो आर कितना हो जाता 5i क्रॉस। अब तुम चाहो तो एफ को ऐसा लिख सकते थे, देखो 10 कॉस 37 हो जाता 10 × 4/5 मतलब 8i। तो हम इसको लिख सकते थे 8i + 6j। ठीक है, तो आई क्रॉस आई जीरो हो जाता, आई क्रॉस जे के हो जाता, तो 30 के कैप। तुम ऐसे भी ले जा सकते थे, जो भी तरीका तुम्हें समझ में आए। तो एक तो टॉर्क निकल गया हमारे पास, टॉर्क का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 30 के कैप न्यूटन मीटर। अब अगर अल्फा निकालना है तो हमको पता है कि टॉर्क इक्वल टू होता आई अल्फा। ठीक है, अब देखो रॉड एक एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, तो मैंने तुम्हें बताया था ना, रॉड अगर सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml²। लेकिन अगर ये एक एंड के अबाउट रोटेट कर रही हो तो 1/3 ml²। तो भाई ये हो जाएगा 1/3, इसका मास हम मान लेते हैं 2 kg, ml² मतलब 100 इंटू अल्फ़ा हमको निकालना है, और टॉर्क का वैल्यू हमारे पास है 30 के कैप। तो ये हो जाएगा 30 × 3/200 के कैप इक्वल टू अल्फ़ा। ये 0 से 0 काट दो, तो भाई तुम्हारे पास टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा 9/20 के कैप रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये टॉर्क का वैल्यू हो गया, और ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू। चेक करो, कोई डाउट है क्या तुम्हें? इसको चेक करेंगे, कोई डाउट है क्या? ओके, क्लियर है तो तुम है ना सेकंड नंबर क्वेश्चन करो। जो F2 हमने लगाया 20 न्यूटन, उसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट और अल्फा दोनों कैलकुलेट करो। तुम्हारे पास थोड़ी देर का टाइम है। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। तो सेकंड केस में हमने क्या किया, F2 लगाया रॉड की लेंथ के अलॉन्ग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास था, ये हमारे पास वो रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, और हम यहाँ पर 20 न्यूटन लगा रहे हैं। तुम एक बार नोट करना, तुम्हारा आर और एफ का डायरेक्शन सेम है, और तुम्हारा जो टॉर्क होता है वो आर एफ साइन थीटा होता है। यहाँ पर थीटा जो है इट इज़ 0 डिग्री, तो टॉर्क हो जाएगा 0। जब टॉर्क 0 है तो अल्फ़ा भी 0। तो यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू 0 न्यूटन मीटर, और अल्फ़ा 2 का भी वैल्यू 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करें अपना आंसर राइट है या रॉन्ग। ओके गुड। अब आप लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने फोर्स को 10 न्यूटन को रॉड से परपेंडिकुलर अप्लाई किया है। मतलब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो ये रॉड है
चलो नेक्स्ट पेज पे ही करेंगे हम इसको। इस एंड पर हमने फोर्स जो लगा रखा है 10 न्यूटन का, तो हमें बताना है टॉर्क और अल्फा। 10 मीटर लॉन्ग और 2 kg की इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ट्राई करें। ट्राई कर लिया होगा आपने। चेक करते हैं। देखो टॉर्क हम निकालते हैं आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू आर। तो अभी यहाँ पर देखो आर ये हो जाएगा 10 आई कैप और फोर्स है 20 जे कैप। तुम चाहो तो डायरेक्ट वेक्टर से अगर ले जाना चाहते हो तो 10 आई क्रॉस 10 जे, तो हो जाएगा 100 के कैप। ये हो जाएगा 100 के कैप न्यूटन मीटर। और अल्फ़ा निकालना है तो आई अल्फ़ा इक्वल टू होता है टॉर्क। अब रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 mr/ml² इंटू अल्फ़ा इक्वल टू टॉर्क है 100। 100 से 100 कैंसिल, तो अल्फ़ा हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 के कैप रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करें, कोई डाउट हो तो बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मान लो एक डिस्क है तुम्हारे पास, ठीक है, ऐसे रखी हुई है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। डिस्क का रेडियस है मान लो 10 सेंटीमीटर, मास है 2 kg। हम एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं इस डिस्क पे 10 न्यूटन का, मेकिंग 37 डिग्री विथ डिस्क। तो नंबर वन, टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है फोर्स, और एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है इसका। ये तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्म मास की डिस्क है और ये रोटेट हो सकती है अपने सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जेड के अबाउट, कैन रोटेट अबाउट जेड एक्सिस। ट्राई करें। ओके, गुड।
ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। देखो, मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट करता हूँ, एक इस डायरेक्शन में एफ कॉस 37 और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एफ साइन 37। जो जिस पॉइंट पे तुम फोर्स लगाते हो, सेंटर ऑफ जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, एक्सिस से उस पॉइंट ऑफ एक्शन तक जो वेक्टर जाता है उसको हम आर बोलते हैं। देखो, हम टॉर्क अब यहाँ पर निकालेंगे आर इंटू टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, जो कि हमारे पास है 10 साइन 37, जो हमारे पास है 10 इंटू 3/5 मतलब 6 न्यूटन, और आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10/100 इंटू ये हो जाएगा 6। अब ये घूम कैसे रहा है, मैं अगर देखता हूँ तो ये फोर्स इसको ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएगा, तो मतलब प्लस के कैप, ऐसा हो जाएगा। तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा 0.6 के कैप न्यूटन मीटर। अब अगर मुझको इसका एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा। टॉर्क है मेरे पास 0.6। अब डिस्क अपने सेंटर के पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें डिस्क के केस में पता है, डिस्क के केस में होता है हाफ एम आर स्क्वायर, है ना, अगर ये डिस्क है तो। और तुम्हें एक कंपैरिजन के लिए याद करने के लिए रिकॉल करवा रहा हूँ, रिंग होती है अगर, तो रिंग के केस में होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। बाकी का फिर हम वो डायमीटर और उसके अबाउट निकाल ही लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, मतलब 10/100 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। तो 2 से 2 कैंसिल करो, इससे ये जाएगा, नीचे 10 का स्क्वायर 100, 100 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 60 के कैप रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और टॉर्क हो जाएगा 0.6 के कैप न्यूटन मीटर। चेक करें, कोई डाउट हो तो बताएं, आपका आंसर सही है तो बताएंगे करेक्ट। ओके, गुड। नेक्स्ट देखो, हमारे पास कॉन्सेप्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट है हमारे पास देखो, ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम पी यानी लीनियर मोमेंटम प्ले करता है, मास इनटू वेलोसिटी, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि ये टोटल ट्रांसलेटरी मोशन बताता है। तो ऐसे ही एल क्या करता है, इट डिनोट्स टोटल रोटेशनल मोशन कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी हमारे पास वही दो केस है, एक पॉइंट मास के लिए और एक रिजिड बॉडी के लिए। देखो, पॉइंट मास के लिए एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, है ना, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। रिजिड बॉडी के लिए एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा, ठीक है। तुम देखो, पी की जगह आ गया एल, मास की जगह होता है आई, वेलोसिटी की जगह होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो उसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, इट इज एक्सियल वेक्टर। जितने भी एक्सियल वेक्टर है ध्यान रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन और एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड, और अगर चीज़ें क्लॉकवाइज घूमती हैं तो एक्सिस के अलोंग इनवर्ड, ठीक है। और नेगेटिव साइन हम दिखाते हैं, नेगेटिव के क्या हो जाता है। तो और इसका ऐसा यूनिट जो है, देखो, मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड, 1 मीटर और मल्टीप्लाई कर दो, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इट डिनोट्स टोटल रोटेशनल
मोशन कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे तुम्हें आइडिया मिलता है कि तुम्हें कितना टॉर्क लगाना होगा, क्योंकि ये डिसाइड करता है, जैसे हमने लीनियर मोमेंटम में देखा था ना, तो जो फोर्स होता है, हमको पता है कि जो फोर्स होता है इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर रोटेशनल में फोर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? टॉर्क। तो पी को कौन करता है? एल। तो ये ठीक वैसे ही एक्सप्रेशन है, टॉर्क इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अभी हम देखो पॉइंट मास के लिए देखते हैं पहले। पॉइंट मास के लिए हमारे पास वही तीन तरीके हैं, या तो हम आर क्रॉस पी करेंगे, या फिर हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनटू आर करेंगे, या पी इनटू लीवर आर्म करेंगे ना। ठीक वैसी ही बात है, जैसे मैं तुम्हें अगर समझाऊं, मान लो ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और कोई पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, एम मास का है, और उसकी वेलोसिटी ये है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वहीं पर लीनियर मोमेंटम भी होता है। और अभी हम मान लेते हैं कि आर और लीनियर मोमेंटम में एंगल थीटा है, और ये वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना। तो जैसे ये यूं घूम रहा है मान लो, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, क्योंकि देखो लीनियर मोमेंटम के दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक रेडियल, रेडियल हो जाएगा, यहाँ हम वी की जगह पी लिख लेते हैं, पी कॉस थीटा, और टेंजेंशियल हो जाएगा पी साइन थीटा, है ना। तो अगर हम इसका खाली स्केलर फॉर्मेट देखें तो आर पी साइन थीटा होता है। ठीक है, फिर अगर तुम जैसे इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करते हो तो ये लीवर आर्म बनता है, और लीवर आर्म आई आर साइन थीटा के बराबर होती है। बाकी वही सारी कहानी जो हम पहले दोहरा चुके। तो ये पॉइंट मास के लिए हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, करेक्शन कर लेना जहाँ मिस्टेक थी। यहाँ तक देखें, कोई डाउट हो तो बताएंगे। ओके, अब हम इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। देखो वही प्रोजेक्टाइल मोशन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक्स और ये वाई, तुम्हारे पास 2 kg का पार्टिकल है, उसको आपने 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर प्रोजेक्टेड किया है। वो ऐसे चलता हुआ ओ से चला, एम उसका मिडिल पॉइंट, एन उसका जहाँ पे वो ग्राउंड से टकराता है, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर वही फाइंड आउट करना है। नंबर 1, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर हो तब ओ के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। जब ये एन पॉइंट पर हो तब ओ के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। नंबर 3, जब ये एच पर हो तब एम के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ, एक पॉइंट हम पी की जगह क्यू सपोज करते हैं, 10, 20। तो जब ये ओ पर था तब इसका क्यू के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कितना है। ठीक है, मेथड्स वही रहेंगी। तो एक बार तुम फर्स्ट वाला ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे हम लोग। देखें, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तब हमको पता है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है u cos थीटा। 20 इंटू 4/5, तो 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जिधर वेलोसिटी होती है वहीं इसका लीनियर मोमेंटम भी होता है, जो कि मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो 2 इंटू 16 मतलब 32 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका पोजीशन वेक्टर आर ये रहा। ठीक है, और तुम देख सकते हो कि इसका जो
एच की पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वो है ये r/2 आई और एच मैक्स जे के इक्वल है। तो r/2 आई प्लस एच मैक्स जे के इक्वल है। तो एल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट एच विथ रिस्पेक्ट टू ओ इक्वल टू एच ओ क्रॉस लीनियर मोमेंटम। ये हो जाएगा r/2 आई प्लस एच मैक्स जे कैप क्रॉस 32 आई, है ना, पी की वैल्यू। अब देखो आई क्रॉस आई जीरो हो जाता है, जे क्रॉस आई तुम्हें पता होगा इस वाले से आई जे के, जे क्रॉस आई करते हो अगर तो माइनस के कैप, तो r/2 इंटू 32 माइनस के कैप के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तुम देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, तुम आर को आगे करोगे तो आर पहला वेक्टर है, पी सेकंड वेक्टर है, तो आर से पी घूमोगे तो कैसे घूमे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है डायरेक्शन एक्सिस के अलाउंग इनवर्ड, मतलब माइनस के कैप, तो वो आ जाएगी। तो हम इसके लिए पहले रेंज निकाल लेते हैं। रेंज इक्वल टू होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो 2 × 400 इंटू 3/5 इंटू 4/5 अपॉन 10, ये गया 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 192/5, 2/10 इंटू 32। तो इसको जो भी आगे हम सॉल्व करेंगे वो इसका आंसर बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मुझको एक बार चेक करके बताएं आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, और कोई डाउट है तो पूछेंगे। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, हमको एंगुलर मोमेंटम बताना है पार्टिकल का व्हेन इट इज़ एट एच विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल था, हमने इसको ऐसे प्रोजेक्टेड किया, ओ से 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर। ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, तो हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है, 20 cos 37, जो कि 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम निकालें तो मास इंटू वेलोसिटी करेंगे, मास मतलब 2 इंटू 16 आई कैप मतलब 32 आई के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, हो गया। अब आर हमारे पास ये रहा, एच की विथ रिस्पेक्ट टू ओ ये बनता है एक्स प्लस वाई से, यहाँ होती रेंज का आधा, यहाँ होता है मैक्सिमम हाइट ये। तो तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू ओ आ जाएगा r/2 आई कैप प्लस एच मैक्स जे कैप। ओके, तो एच के अबाउट, एच पे अबाउट ओ इक्वल टू एच ओ क्रॉस पी, इससे हम करेंगे, ये हो जाएगा r/2 आई प्लस एच मैक्स जे क्रॉस 32 आई कैप। और आई क्रॉस आई बनता है जीरो, जे क्रॉस आई बनता है माइनस के कैप। ओके, मैंने वहाँ गलती कर दी, एच मैक्स इंटू 32 माइनस के कैप, वहाँ आर, ओके यहाँ पे गड़बड़ है, r/2 नहीं है ये एच मैक्स होना चाहिए, तो ये पूरा रॉन्ग है हमारे पास। ठीक है,
तो हम यहाँ पर एच मैक्स निकाल लेते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2j, मतलब 400 इंटू 9/25 इंटू 20, तो 20 से 20 टाइम 4 5 36/5। ओके, तो ये हो जाएगा 36/5 इंटू 32 माइनस के कैप kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चेक करो, कोई डाउट है क्या? अभी चेक करें। ओके, सेकंड, अब तुम्हें जब वो एन पर हो विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो सेकंड जो है तुम्हारे पास, जब पार्टिकल एन पर हो उसका विथ रिस्पेक्ट टू ओ एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तुमने। ऐसे जा रहा है, ये है एन, ये ओ, 37 डिग्री पर ट्राई करेंगे। ठीक है, हमने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे। सुने, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो पोजीशन वेक्टर क्रॉस पी होता है। ठीक है, देखो एन का विथ रिस्पेक्ट टू ओ पोजीशन वेक्टर ये ओ एन से आ जाएगा, तो ये तो हो गया तुम्हारे पास एन ओ, और वो हमें क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, इट इज़ आर आई कैप। और लीनियर मोमेंटम पी मास इनटू वेलोसिटी होता है। यहाँ पर पार्टिकल जो वेलोसिटी है वो वही गेन कर लेता है, तो यहाँ पर 20, तो देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम। एक तो v cos 37 मीन्स 20 cos 37, और यहाँ पर 20 sin 37 12, तो ये हो जाएगा 16i माइनस 12j। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर आई क्रॉस 16i माइनस 12j इंटू 2, तो लीनियर मोमेंटम बन जाएगा। आर है 192/5, हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ इसको। आई देखो, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, तो ये माइनस के कैप हो जाएगा इंटू 24 के कैप, इतना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चेक करें, कोई डाउट हो तो बताएं, और अगर आंसर राइट है तो बताएंगे। ओके, ठीक है, करेक्शन कर लेना।
अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, जब ये h पर है तब m के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम तुमने फाइंड आउट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर हो तब m के रेस्पेक्ट में उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है ना। हमने 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे प्रोजेक्टेड किया हुआ है, तो हमें जब वो h पर हो तब m के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम चाहिए। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे हम लोग। सुने, हाईएस्ट पॉइंट पर हमको पता है वेलोसिटी सिर्फ बचती जो हॉरिजॉन्टल बचती है विच इज़ 20 cos 37, और हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ था 16 मीटर पर सेकेंड। और इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी से 32 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये जो है इट इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू m, तो वो हम पाते हैं h मैक्स जी कैप के इक्वल। तो इसका मतलब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एच मैक्स का वैल्यू हमने निकाला था 36/5 जे कैप क्रॉस 32 आई कैप। जे क्रॉस आई होता है माइनस के कैप, इतना kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चेक करेंगे, कोई डाउट हो तो बताएंगे। फोर्थ है हमारे पास, जब पार्टिकल को हम जिस पॉइंट पे प्रोजेक्टेड करते हैं उसका विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू है 10, 20। ओके, तो आपने फाइंड आउट करना है फोर्थ क्वेश्चन में एक क्यू पॉइंट है 10, 20, तो तुम्हें एंगुलर मोमेंटम निकालना है जब ओ पर हो विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, जो कि ओ क्यू क्रॉस पी से आ जाएगा ओ पर लीनियर मोमेंटम। ट्राई करेंगे हम आप लोग। गुड, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे हम लोग। देखें, ओ की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, ओ माइनस क्यू से आता है, इट इज़ 0 माइनस 10i प्लस 20j इतना मीटर, और यहाँ पर लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वेलोसिटी, तो 2 इंटू 20 का कॉस 37, 16 और 20 का साइन 37, 12, तो 16i प्लस 12j। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे -10i माइनस 20j क्रॉस 32i प्लस 24j। ठीक है, अब सुने, i क्रॉस i 0, i क्रॉस j इसके, तो -240 के कैप, लेकिन ये माइनस साइन लगाता तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं आई प्लस आई क्रॉस जे के होता तो माइनस ही रहेगा। तो फिर जे क्रॉस आई इट इज माइनस के कैप, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 640 के कैप, और जे क्रॉस जे इज 0। अब 640 में से 240 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो माइनस नहीं प्लस का 400 के कैप kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चेक करें, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। अब रिजिड बॉडी के लिए हम देखते हैं। देखिए, मान ले कोई रिजिड बॉडी है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। मान लो ये n पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, ये फर्स्ट पार्टिकल, इसका पोजीशन वेक्टर r1, ये सेकंड पार्टिकल, इसका पोजीशन वेक्टर r2, ये nth पार्टिकल, इसका पोजीशन वेक्टर rn, और ये पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में रोटेट कर रहे होंगे ऐसे। ठीक है, और इनकी एक वेलोसिटी होगी v1, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v1, और टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में हमको रिलेशन पता होता है ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पर देखो, टेंजेंशियल और रेडियल के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। अगर इस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम मुझे निकालना है तो फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ऐसे ही nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम कर दूं। अभी तुम देखो, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है तो इस एक्सिस के अलॉन्ग अपवर्ड, तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, और सभी के लिए सेम होगा। तो मैं इसको इस वेक्टर की जगह स्केलर ले लेता हूँ क्योंकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा इस केस में। और L1 होता है R1 इंटू P1 अप टू RN PN। R1 लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और V इक्वल टू होता है ओमेगा आर। ओमेगा सबका सेम होगा, सब पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होंगे ना। इन सब में से तुम ओमेगा कॉमन निकाल सकते हो, m1 r1 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। अब m1 r1 स्क्वायर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्टिकल, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं L इक्वल टू होता है आई ओमेगा। ये ठीक P इक्वल टू mv जैसा एक्सप्रेशन है। इट इज L इज एनालॉगस ऑफ P इन रोटेशनल मोशन एंड I is analog of m in rotational motion and omega is analog of v in rotational motion। चेक करें, कोई डाउट हो तो बताएं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। गुड। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन समझते हैं हम। एक व्हील है हमारे पास, या डिस्क ले लेते हैं, ये डिस्क है और ये अपने सेंटर के अबाउट, यानी एक एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है इन क्लॉकवाइज सेंस विथ एन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये रेस्ट से मोशन स्टार्ट करती है, मतलब इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 0 रेडियन पर सेकेंड। इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मास है 2 kg। हम जानना चाहते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क एंड ऑल्सो कैलकुलेट टॉर्क ऑन डिस्क। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, कोशिश करें और फिर
बताएं। मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे। तो देखें, हमें पता है L इक्वल टू होता है आई ओमेगा। तो और क्योंकि ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर रही है तो हम ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी यूज़ कर सकते हैं। ओमेगा नॉट इज़ 0, अल्फा इज़ 2 एंड टाइम इज़ 2, तो इट इज़ 4। अच्छा, अब ध्यान से समझें, एक्सीलरेशन का अगर हम वेक्टर नोटेशन देखें ना, तो क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक्सिस के अलोंग इनवर्ड, मतलब ये माइनस के कैप है अगर वेक्टर दिखते, तो ओमेगा भी एक्सियल वेक्टर है, उसके लिए भी सेम रूल, तो इट इज़ ऑल्सो माइनस के कैप रेडियन पर सेकेंड। अगर तुम वेक्टर चाहते तो ऐसा लिख सकते थे। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट, और जो उसके एक एक्सिस है विच इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन पास हो रही है, तो उसके अबाउट होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो हाफ मास इज 2, आर स्क्वायर मीन्स 10 अपॉन मीटर में बदलेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 100 kg मीटर स्क्वायर। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 1 अपॉन 100 इंटू ओमेगा इज -4 के कैप, ये हो जाएगा 0.04 माइनस के कैप kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और टॉर्क जो होता है इट इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा, तो आई हमारे पास है 1 अपॉन 100, अल्फ़ा इज़ -2 के कैप, तो हो जाएगा -0.02 के कैप न्यूटन मीटर। चेक करें आपका आंसर राइट है, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन रेज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और हमको देखनी है। जैसे हमको पता है कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक, ऐसा एक्सप्रेशन तो हमारे पास यहाँ पे भी होना चाहिए ना। तो जैसे अगर हमको पता है L इक्वल टू होता है R क्रॉस P, ठीक है, हम अगर दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक बार R कांस्टेंट, एक मिनट, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, d/dt। तो नेक्स्ट हमारे पास है R क्रॉस P। हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, पहले R कॉन्स्ट को बाहर लिख लेते हैं और डिफ्रेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर क्रॉस P। अब ध्यान से समझे, dp/dt होता है फोर्स, तो ये हो गया, प्लस dr/dt होता है वेलोसिटी क्रॉस m इंटू वी। अब ध्यान देना, दो वेक्टर जैसे v क्रॉस v, दोनों का बीच में एंगल 0 और साइन 0 होता है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास बचेगा r क्रॉस f, तो dl/dt, और ये जो क्या हो जाता है, ये हो जाता है टॉर्क। तो हमारे पास एक रिलेशन है
टॉर्क जो होता है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक इस जैसा रिलेशन। तो अब सुने, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से समझे, अभी हमने देखा कि टॉर्क इक्वल टू होता है d/dt ऑफ L, और अगर मैं मानूं कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क ही नहीं लग रहा हो सिस्टम पर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा जीरो। अब जीरो डिफरेंशिएशन किसका होता है? जो चीज़ें कांस्टेंट होती है। इसका मतलब L में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इस पर बेस एक क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो यहाँ तक देखो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है? यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लो एक डिस्क है, ठीक है, ये इसके सेंटर से पास होती हुई और प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r और डिस्क का मास है m। अभी मान लेते हैं ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, रोटेट हो रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस पर दो पॉइंट मासेस इसके सरकमफेरेंस पे रख दिए बिल्कुल। ठीक है, स्मॉल m, बहुत धीरे से हमने उस पर पुट कर दिया और ये मान लिया कि रखते से वो स्टिक हो गए। ठीक, उस डिस्क के साथ ये चिपक जाते हैं। तो अब हमें बताना है कि इस डिस्क की नई एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमको पता करना है। तो हम पहले देखते हैं इसको एनालिसिस करते हुआ क्या। तो जैसे ही तुम डिस्क के ऊपर इस स्मॉल m मास के पार्टिकल को रखते हो, तो रखते से ही डिस्क ऐसे रोटेट कर रही थी, तो डिस्क के ऊपर ये पॉइंट मास पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, बदले में डिस्क भी इस पॉइंट मास पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। फोर्स तो लगा, लेकिन ये इंटरनल फोर्सेस हैं, दोनों ने इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाए। तो अभी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। जो मोमेंटम रखने से पहले था वही एंगुलर मोमेंटम रखने के बाद भी होना चाहिए। तो पहले समझ लेते हैं। पहले देखो, फर्स्ट में I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था हाफ mr², और एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा। और अब कितना हो गया भाई, एक तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम प्लस ये m मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। दूसरे वाले पार्टिकल का भी कितना, mr², और नई एंगुलर वेलोसिटी हम मान लेते हैं ओमेगा डैश हो गई। तो क्लियर है, ओमेगा डैश इक्वल टू हाफ mr² ओमेगा डिवाइडेड बाय हाफ mr² प्लस 2 mr²। r² हम लेके कॉमन लेके काट सकते हैं, और हम चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, mr² ओमेगा बाय 2 अपॉन, यहाँ से हम r² बाय 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो m प्लस 4m, तो 2 से 2, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा डैश इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा अपॉन m प्लस 4m। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड एक एप्लीकेशन थी। चेक करें, देखो कोई डाउट हो तो बताएं। अब देखें, डेली लाइफ में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे मान लो अभी
तुम्हें पता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है या आई ओमेगा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। आई ओमेगा इज अ कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। अब सुने, जैसे मान लो एक स्केटर है, ठीक है, वो स्केटिंग कर रहा है आइस पर और उसने अपने हाथ में 2 डंबल पकड़े हुए हैं और वो अपने सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है विथ ओमेगा। अब अगर वो क्या करता है, इन दोनों डंबल्स को अगर अपने बॉडी के पास में ला देता है, अगला सीन में क्या किया इसने, इन दोनों डंबल्स को अपनी बॉडी के पास में ले आया ऐसे, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ओमेगा बढ़ेगी, ओमेगा घटेगी और ओमेगा रिमेन कांस्टेंट? क्या आंसर है तुम्हारे हिसाब से, ए, बी या सी? अगर ये स्केटर अपने हाथ में जो दोनों डंबल पकड़ा था ऐसे अपने एक्सिस पे घूम रहा था, घूमते घूमते उनको पास में ले आता है, तो क्या होता है? ओमेगा पर क्या फर्क पड़ना चाहिए, ए, बी या सी? ऑप्शन बताएं। सुने, मास अगर एक्सिस से दूर होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, लेकिन अगर एक्सिस के पास आ जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। तुम्हें पता है कि आई ओमेगा कांस्टेंट रहना चाहिए। मान लो इस दोनों का प्रोडक्ट 8 है, अब तुमने अगर ओमेगा को गिराया, आई को गिराया, तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, तो राइट ऑप्शन ये है। अब ये तेज तेज घूमने लगेगा ना, अगर ये दूर करता है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मास को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास में लाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, वो कम हुआ तो फिर ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। कोई डाउट? तुम ऐसा ही एप्लीकेशन एक और डेली लाइफ में देख सकते हो। अगर तुमने ओलंपिक वगैरह में या कहीं पे जो कंपटीशन होती है स्विमिंग पूल में, अगर वो देखी हो, तो ये जो डाइव करते हैं, तुमने देखा होगा कि इनको समरसॉल्ट करना होता है, मतलब घूमना होता है गिरने से पहले सर्टेन राउंड। तो जब इनको तेजी से घूमना होता है तो ये अपने जो लेग्स हैं और जो हैंड्स हैं उनको ऐसे बॉडी के पास में फोल्ड कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जब तुम्हारे हाथ पैर दूर होते हैं तो आई ज़्यादा होता है, लेकिन जब तुम हाथ पैरों को फोल्ड करके बॉडी के पास में लाओगे तो आई कम हो जाएगा। आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा तो ये घूमते हुए फिर जब नीचे वापस कूदना होता है तब कूदने से ठीक पहले ये बॉडी को क्या करते हैं, फिर स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि घूमना बंद हो जाए, ओमेगा कम हो जाए और फिर ये सेफली डाइव कर जाए। ठीक है, तो समर सॉल्ट ज़्यादा करने के लिए अपने हाथ पैर को अगर बॉडी के पास में लाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और ओमेगा बढ़ जाएगा। तो ये आई ओमेगा यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक एप्लीकेशन है। यहाँ तक क्लियर है बात? हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो कोई रिजिड बॉडी है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा से, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये पार्टिकल नंबर 1, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1। ये पार्टिकल नंबर 2, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2। ये पार्टिकल नंबर nth और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है rn। ठीक है, ये पार्टिकल अपनी एक्सिस पे ओमेगा से घूम रहे होंगे और इनकी लीनियर वेलोसिटी v1 होगी जैसे इसकी, और इसकी हो गई v2, ऐसे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी vn। और टेंजेंशियल वेलोसिटी और ओमेगा आपस में ऐसे रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, अब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ इस पूरे सिस्टम की, तो मैं करूँगा पहले फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी हम तुम सीधे सीधे इसको ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट की हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ mn vn स्क्वायर
फिर हम v को रख सकते हैं ओमेगा r, हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, हाफ mn ओमेगा स्क्वायर rn स्क्वायर। इसमें से आप हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, पीछे जो ब्रैकेट में रह जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तुम इसका एनालॉगस ट्रांसलेटरी मोशन में अगर देखते हो तो इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। ओमेगा की जगह वी है, आई की जगह एम है, और ये ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है, और ऊपर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। कोई डाउट? नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लो एक व्हील है, वो एक स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, उसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, और उसका एंगुलर वेलोसिटी है मान लो 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और नंबर 1, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी हमको बतानी है व्हील की। इस व्हील का मास, ये रिंग है एक तरह के ना, ये रिंग है, और अपने सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और आगे चल भी रहा है, और इसका मास है मान लो 2 kg। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, थर्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे दो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो तुम पहले क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करके देखो, 2 और इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो बताएं। अच्छा, रेडियन पर सेकेंड, ओके ठीक है, मैंने गलत लिख दिया वहाँ पर, ठीक है, ये है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले सेकंड ट्राई करो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास कल से करेंगे। अब एक दिन और हमको लगेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, रोटेशनल मोशन का। तो तुम्हारा टेस्ट अब मंडे की जगह ट्यूसडे को लेंगे, यानी कल संडे की जगह मंडे को लेंगे, कल ये ख़त्म हो जाएगा। तो तुमने सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स 4, तो इट इज़ 4 जूल, ओके। ऐसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, वो मैंने रेडियस तो दिया ही नहीं इसका, तो रेडियस हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10/100 का स्क्वायर, तो मतलब 2/100, तो हाफ इंटू 2/100 इंटू ओमेगा स्क्वायर मीन्स 16, तो हो जाएगा 0.16 जूल। टोटल एनर्जी इज सम ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो 4 प्लस 0.16 मतलब 4.16 जूल हो जाएगी। अब तुम अगर रोटेशनल अपॉन टोटल निकालना चाहते हो तो 0.16 अपॉन 4.16 कर सकते हो। तुम्हें अगर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल चाहिए तो ऐसे, तो ये नीट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, कोई डाउट हो तो बताएंगे। ओके ठीक है, तो क्लास एंड कर रहे हैं हम।